हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिशानी का सुसाइड केस रीओपन होने के बाद आज कोर्ट की पहली हियरिंग थी। जज साहब का अभी कोर्ट में आना बाकी था, जबकि बाकी लोग अपनी अपनी जगह पहुंच चुके थे। मोक्ष, ईशानी और विकास खन्ना एक तरफ बैठे हुए थे। इस केस को मोक्ष रिप्रेजेंट करने जा रहा था, क्योंकि ईशानी की LLB अभी पूरी नहीं हुई थी। इन सब के बीच आलिया की एंट्री हुई, जो माया के साथ आई थी। वो दोनों अपने लॉयर मिस कावेरी दत्ता के पास जाकर बैठ गए। आलिया और माया ईशानी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थीं। उनके पीछे पीछे रुद्री भी आई। रुद्री को अकेले वहां देखकर ईशानी को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि रुद्राक्ष नहीं आया होगा। ईशानी रुद्राक्ष के बारे में रुद्री को पूछती, उससे पहले उसकी नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहां से विक्रांत और दिव्या के पीछे रुद्राक्ष आ रहा था। उन्हें देखते ही ईशानी का मूड अपसेट हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। फिर से अपने दुश्मनों के बीच में जाकर बैठ गया। मोक्ष ने ईशानी का उतरा हुआ चेहरा देखा। ईशानी की नज़र दरवाजे की तरफ थी। मोक्ष ने उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए दूसरी तरफ देखा तो रुद्राक्ष विक्रांत और दिव्या के साथ दिखा। अब मोक्ष को समझ आ गया था कि ईशानी क्यों परेशान है। मोक्ष ने ईशानी के हाथ को सहलाकर कहा, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। हमें तो हो ही गई है। जब भी हमारी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है या हमें इनकी ज़रूरत होती है, तब ये हमारे पास नहीं, उन्हीं के साथ रहते हैं। हाँ, अब यही लग रहा है कि मैंने बेकार में ही इनसे उम्मीद लगा ली। खैर, जाने दो, हम अपना काम करेंगे, चाहे हमारे सामने कोई भी क्यों ना हो, ईशानी ने खुद को सख्त करके कहा। रुद्री ईशानी और मोक्ष की तरफ बैठी हुई थी। दीपिका भी आज कोर्ट में आई थी। ईशानी नहीं जानती थी, लेकिन उन्हें रुद्राक्ष ने ही बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष खुराना फैमिली के पास बैठा था। उसने एक नज़र ईशानी के चेहरे की तरफ देखा, जो काफी परेशान लग रही थी। इन सब के बीच लगभग 5 मिनट के अंदर जज साहब कोर्ट में पहुंचे। उनके आते ही सब खड़े हो गए। केस की पूरी डिटेल जज साहब की टेबल पर रखी हुई थी। उन्होंने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने की तरफ देखकर सधे हुए लहजे में कहा, रिशानी शर्मा का केस फिर से ओपन किया गया है, जबकि पिछली बार कोई सबूत नहीं मिले थे। उम्मीद है इस बार इस केस को पूरे सबूत के साथ आगे लाया गया है, वरना कोर्ट अपना वक्त बर्बाद करने के लिए फाइन लगाएगा। मोक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और केस को पहले रिप्रेजेंट करते हुए बोला, इस बार मैं इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट आपकी टेबल पर रखे हुए हैं, मोक्ष ने शुरुआत में कहा। फिर वो कुछ पल रुककर आगे बोला, सर, इस मामले की शुरुआत 22 अगस्त 2020 को हुई थी, जब एक अवार्ड नाइट के दौरान एक्ट्रेस रिशानी शर्मा का एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो गया था और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली थी। मोक्ष के कहते ही दूसरी लॉयर कावेरी दत्ता ने इंटरप्ट करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता जज साहब, ये लोग कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए बार बार आ क्यों जाते हैं, जब इन्हें खुद पता है कि रिशानी शर्मा ने सुसाइड की थी और उसकी वजह भी सबको पता है। पहले तो उसने खुद की पब्लिसिटी करवाने के लिए एक लड़के के साथ अपना प्राइवेट वीडियो शूट करवाया और फिर उसे वायरल कर दिया। जब उससे बदनामी सहन नहीं हुई तो उसने सुसाइड कर ली। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से ऐसा कदम नहीं उठाता है, उसके लिए उसे मजबूर किया जाता है। मेरे पास सबूत है कि रिशानी शर्मा ने वो वीडियो खुद से वायरल नहीं करवाया था और ना ही किसी से शूट करवाया था। इसमें किसी रिपोर्टर का हाथ था और उसी ने ये रिशानी के परमिशन के बिना किया था, मोक्ष ने सख्त शब्दों में कहा। इस बार केस को वो रिप्रेजेंट कर रहा था और मोक्ष वाकई एक अच्छा लॉयर था। उसने फिर कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस वक्त रिपोर्टर मानिक सहगल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। ये वही रिपोर्टर है जिन्होंने सबसे पहले इस न्यूज़ को कवर किया था। मानिक सहगल को कोर्ट में बुलाने के लिए पहले ही फरमान भेज दिया गया था और वो कोर्ट में मौजूद था। आलिया ने उसकी तरफ देखा। उसने आंखों ही आंखों में सब संभालने का कहा और अपने कदम विटनेस बॉक्स की तरफ बढ़ा दिए थे। आते ही उसने सबसे पहले सब सच बोलने के लिए गीता की कसम खाई और फिर मोक्ष की तरफ देखकर कहा, पूछिए, आपको मुझसे जो भी सवाल पूछना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो न्यूज़ मैंने कवर नहीं की थी, मैंने जस्ट वो न्यूज़ रीड की थी। अच्छा, आपको कोई भी न्यूज़ रीड करने से पहले सपने तो आते नहीं हैं मिस्टर सहगल। किसी न किसी ने तो आप तक वो वीडियो फुटेज और बाकी की न्यूज़ पहुंचाई ही होगी। क्या मैं उस रिपोर्टर का नाम जान सकता हूँ? कोई बात नहीं, हम उसे भी यहाँ गवाही देने के लिए बुला लेंगे, मोक्ष ने पलटवार करते हुए कहा, जिस पर मानिक सहगल चुप हो गया। उसी ने वो न्यूज़ कवर की थी। मुझे उसका नाम याद नहीं है, मानिक सहगल थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला। लेकिन मुझे सब पता है मिस्टर सहगल,
मोक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर वो जज की तरफ देखकर बोला, ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब, उस रात इन्होंने ही रिशानी का वीडियो शूट किया था। मुझे नहीं पता कि पहले ये सबूत आप तक क्यों नहीं पहुंचाए गए, लेकिन अवार्ड के बाद पार्टी से जब रिशानी निकली थी तब वो रेस्ट के लिए आलिया खुराना की वैनिटी में गई थी। वैनिटी के आसपास कोई नहीं था, लेकिन वहां की सीसीटीवी फुटेज में वॉचमैन ने एक आदमी को भगाया था और ये वही थे। मैं कंफर्मेशन के लिए वॉचमैन को भी यहाँ पर गवाही के लिए बुला सकता हूँ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में इनका चेहरा थोड़ा कवर हो गया था। हमारे लिए इतने सबूत काफी होंगे। अपना पॉइंट प्रूव करने के बाद मोक्स ने सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग जज साहब को दे दी थी। रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्ले की गई, जिसमें मानिक सहगल का चेहरा दिखाई दे रहा था। जज साहब ने उसकी तरफ सख्ती से देखा और हाँ, सबसे पहले तो आप पर कोर्ट में झूठ बोलने का जुर्माना लगेगा। उम्मीद है कि इसके बाद आप जो भी कहेंगे वो सच ही कहेंगे। मोक्ष ने फिर मानिक सहगल से दोबारा पूछा, हाँ तो बताइए सर, आपको वो वीडियो शूट करने के लिए किसने कहा था, या आपको खुद ही आइडिया आया कि रिशानी शर्मा वैनिटी के अंदर गई है तो वहाँ जरूर उनके लिए कोई लड़का मौजूद होगा। मानिक सहगल अब पकड़े जाने की कगार पर था। उसने जल्द ही अपनी बात को बदलने के लिए कहा, मुझे रिशानी ने ही पैसे दिए थे। उसने मुझे कहा था कि मैं वैनिटी में जा रही हूँ, उसका शूट करना है और फिर न्यूज़ दिखानी है। वो मर चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मरने के बाद बेचारी की और क्या बदनामी हो, इसलिए मैंने झूठ बोला। मेरा यकीन मानिए, मेरा और कोई इरादा नहीं था। अच्छा, तो बताइए कि रिशानी ने आपसे क्या कहा था और इस काम के लिए कितने पैसे दिए थे? उन्होंने पैसे आपको कैश में दिए थे या फिर डिजिटली ट्रांसफर किए थे? मोक्ष का अगला सवाल निकल कर आया, जिसे सुनकर मानिक सहगल के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने इतनी तैयारी नहीं की थी। आलिया ने परेशान चेहरे के साथ कावेरी दत्ता की तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा। आलिया की बेचैनी उसे गुनहगार साबित कर सकती थी। मानिक सहगल ने फिर आगे जवाब में कहा, मुझे उन्होंने कैश में पैसे दिए थे। उन्होंने मुझे ये कहा था कि पार्टी के बाद वो कहीं जा रही हैं। रिशानी मैम ने मुझे नहीं बताया था कि आलिया मैम की वैनिटी को कवर करना है। उन्होंने बस ये कहा कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे शूट करते रहना, बस इसीलिए मैं वैनिटी में गया। उन्होंने मुझे जितना कहा था मैंने उतना ही किया, वरना चाहता को मैं पूरा वीडियो बना सकता था। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि ये मैं अडल्ट वेबसाइट पर डाल दूं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं। फिल्म एक्ट्रेस के लिए ये नॉर्मल होता है, जितना घोटाला होगा उनका नाम उतना ही हाइप में रहेगा। बस यही सोचकर रिशानी ने ये मुझसे करवाया था। मेरा यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मोक्ष ने उसकी तरफ देखकर सर हिलाकर कहा, चलो मान लेते हैं इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है और तुमने वही किया जो रिशानी शर्मा ने तुम्हें करने के लिए कहा। तो क्या तुम्हारी तरह उन्होंने उस लड़के को भी हायर किया था जो उस रात वैनिटी वैन में था? वो उनका बॉयफ्रेंड था, मानिक सहगल ने झूठ बोलते हुए कहा। रुद्राक्ष, ईशानी और आलिया, यहाँ तक कि मोक्ष भी अच्छे से जानता था कि उस रात वैनिटी में रुद्राक्ष था। जैसे ही मानिक सहगल ने कहा, रुद्राक्ष गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा। कहीं न कहीं अब ईशानी को यकीन हो चला था कि अगर मोक्ष इसी तरीके से केस को सही से रिप्रेजेंट करता रहा तो वो रिशानी को इंसाफ दिला ही देगी। मोक्ष ने ईशानी की तरफ देखा। उसने इशारे से अब मानिक सहगल को भेजने के लिए कहा। उसकी बात मानते हुए मोक्ष ने जज साहब की तरफ देखकर कहा, मेरे सवाल बस यहीं पर खत्म होते हैं। इनकी गवाही इसी निष्कर्ष पर निकलती है कि इन्होंने रिशानी के कहने पर उनके और उनके बॉयफ्रेंड का पर्सनल वीडियो शूट किया था और फिर उसे वायरल कर दिया, जिसके लिए इन्हें अच्छे खासे पैसे मिले थे। अपनी बात को कंफर्म करने के लिए मोक्ष ने फिर से मानिक की तरफ देखकर पूछा, मैं सही कह रहा हूँ ना मिस्टर सहगल, कुछ ऐसा ही हुआ था ना? मानिक सहगल ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। फिर जज साहब ने कहा, आप अपनी गवाही बदल नहीं सकते हैं। अपोजिशन को कोई सवाल पूछना है तो वो आगे आ सकते हैं। कावेरी ने कोई भी सवाल पूछने से मना कर दिया था, क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही मानिक सहगल ने अपनी गलती मान ली थी, तो कुछ कहने या पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मानिक सहगल को वहां से भेज दिया गया। उसकी सजा सुनाते हुए जज साहब ने कहा, कोर्ट में झूठ बोलने के लिए मिस्टर सहगल को जुर्माना और 6 महीने की सजा दी जाती है। इसके बाद ये कहीं भी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे और इसे उनकी पत्रकारिता का लाइसेंस छीना जाता है। मानिक सहगल के जाने के बाद मोक्ष ने आगे खड़े होकर कहा, हाँ तो जैसा कि हमारे सहगल साहब ने बताया कि उस रात रिशानी ने उन्हें पैसे दिए थे, उन्हें और उनके बॉयफ्रेंड को शूट करने के लिए। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं सर। उस रात वैनिटी में रिशानी शर्मा का कोई बॉयफ्रेंड मौजूद नहीं था। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आलिया खुराना के ही भाई रुद्राक्ष खुराना को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा।
जैसे ही मोक्ष ने रुद्राक्ष को बुलाने को कहा, आलिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो जानती थी कि रुद्राक्ष झूठ नहीं बोलेगा। माया भी रुद्राक्ष के बारे में जानती थी। इस वजह से उसे मोक्ष और ईशानी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने आलिया के बाद अब खुराना फैमिली के बेटे का नाम घसीटा है। रुद्राक्ष उठकर आगे जाने को हुआ। इस बीच उसकी नजर ईशानी की तरफ गई, जिसे वो गुस्से से देख रहा था। रुद्राक्ष ने ये बात सिर्फ ईशानी को बताई थी और उसे नहीं पता था कि ईशानी उसकी इस बात का इस तरह कोर्ट में सरेआम यूज करेगी। रुद्राक्ष के विटनेस बॉक्स में आते ही उसे भी कसम दिलाई गई और फिर मोक्ष ने उसे सीधे सीधे पूछा, अगर मैं सही हूँ तो मिस्टर रुद्राक्ष खुराना, आप आलिया खुराना के बड़े भाई हैं और उस रात अवार्ड पार्टी में आप आलिया को सपोर्ट करने के लिए वहाँ गए थे। रुद्राक्ष ने उसकी बात पर हामी भरी। मोक्ष ने आगे पूछा, आप ऋषानी शर्मा की छोटी बहन ईशानी शर्मा के हस्बैंड हैं। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बहनों के साथ रिलेशनशिप में हैं। एक तो मर चुकी है ना। आप ही थे ना उस रात वैनिटी में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से अवार्ड पार्टी से निकलकर आपको ही ऋषानी से पहले वैनिटी में जाते हुए देखा गया था। उसके सवाल पर रुद्राक्ष चुप हो गया था। अगर वो मोक्ष की बातों को कंफर्म करता तो यहाँ आलिया पर परेशानी आ सकती थी, और नहीं करता तो ईशानी इस तरह झूठ बोलने पर उसे कभी माफ नहीं करती। रुद्राक्ष वहाँ कश्मकश की स्थिति में खड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर आलिया पर गई, जो नम आंखों से हाथ जोड़ते हुए उससे झूठ बोलने कह रही थी। बसर तो तौर पर आलिया के साथ क्या होगा और रुद्राक्ष किसका साथ देता है? क्या रुद्राक्ष कोर्ट में सच बोलेगा या फिर आलिया को बचाने के लिए वो झूठ का साथ देगा? जानने के लिए पढ़ते रहें और पढ़कर समीक्षा भी कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिया की पहली केस हियरिंग के दौरान मोक्ष ने रिपोर्टर के झूठ को साबित कर दिया था। हालांकि अभी पूरा सच सामने नहीं आया था और पूरा सच सामने लाने के लिए मोक्ष ने बिजनेस बॉक्स में रुद्राक्ष को बुलाया था। आज पहली बार सबके सामने ये पता चलने वाला था कि उसे रात वैरायटी में रुद्राक्ष ही दिया के साथ में था, लेकिन इसके लिए रुद्राक्ष को सच बोलना था। मोक्ष ने रुद्राक्ष से उसे रात की सच्चाई पूछी। कुछ भी बोलने से पहले रुद्राक्ष ने आलिया की तरफ देखा, जो उसे खुद को बचाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। फिर उसकी नज़र माया पर गई, जिनकी आंखें साफ बता रही थीं कि रुद्राक्ष को कुछ भी करके आलिया को बचाना ही होगा। ईशानी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिएगा जिसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो। ठीक है, मैं गलतियां करती हूँ, लेकिन आप तो समझदार हो ना। प्लीज रुद्राक्ष झूठ मत बोलिएगा, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप मेरी नज़रों में इतनी गलतियां करने के बाद भी एक आइडियलिस्टिक इंसान हैं, तो प्लीज इस इमेज को बरकरार रहने दीजिएगा। इस वक्त ईशानी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। रुद्राक्ष को वो अच्छे से जानती थी। अपनी फैमिली के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। मोक्ष ने रुद्राक्ष से एक बार फिर पूछा, श्री रुद्राक्ष खुराना, मैंने आपसे कुछ पूछा है। क्या उसे रात वैरायटी में आप रिया शर्मा के साथ मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो क्या आप उसके बॉयफ्रेंड थे या आपका वहाँ होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? मानिक सहगल अभी भी कोर्ट में मौजूद था। उसे भी डर लग रहा था कि अगर रुद्राक्ष ने ये कहा कि वो दिया का बॉयफ्रेंड नहीं है तो सबसे पहले उसी का झूठ पकड़ा जाएगा। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में कहा, जी हाँ, मैं उसे रात वैरायटी में मौजूद था और मैंने अवार्ड पार्टी भी अटेंड की थी। मेरा दिया शर्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं था। मैं वहाँ इस वजह से था क्योंकि वो वैनिटी मेरी बहन की थी और मैं वहाँ आराम कर रहा था। क्या बता सकते हैं कि आगे वहाँ पर क्या हुआ था? क्या वीडियो में दिखाई गई हर एक बात सच है और उसे रात आपके और रिया के बीच किसी तरह का फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ था? मोक्ष ने भौहें उठाकर पूछा। रुद्राक्ष ने कुछ पल रुककर जवाब में कहा, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने भी थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी और उसने भी। मुझे अच्छे से याद है वो मेरे पास आई थी। उसे गर्मी लग रही थी तो उसने अपने कपड़े निकाल दिए थे। वो गलती से मेरे ऊपर गिर गई थी और हमारे बीच सिवाय एक किस के कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था और पूरी रात वो वहाँ अकेली थी। वो नशे में थी, इसलिए शायद उन्होंने मुझे गलत समझ लिया। एक्चुअली वो शायद कंफ्यूज हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा होगा कि वो शूट कर रही है। रुद्राक्ष ने दिया की इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर थोड़ा बहुत बात को घुमा दिया था। अगर वो ये कहता कि दिया ने उसे डायरेक्टर समझकर उसके क्लोज आई थी तो सब रिया को ही गलत समझते।
उसके ऐसा करने पर ईशानी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई तो वहीं आलिया और माया का चेहरा उतर गया था। दिव्या ने विक्रांत से कहा, मैंने पहले ही कहा था इस लड़के को अपने कंट्रोल में रखो। देखो अपने माँ के साथ रहते हुए ये हमारे अगेंस्ट बोलने लगा है। क्या हो जाता जो थोड़ा सा झूठ बोल देता कि मैं उसे रात वैनिटी में नहीं था, लेकिन नहीं, मुझे लगता है ये सब मिले हुए हैं और हमारी आलिया को जेल के पीछे पहुंचाना चाहते हैं। दिव्या के भड़कने पर विक्रांत ने रुद्री की तरफ गुस्से में देखा और मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। लगता है मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही ढील छोड़ दी है, पर अब नहीं रुद्री सिंघानिया, तुम्हें भी तुम्हारे किए की सजा मिलाकर रहेगी। मोक्ष ने अपना अगला सवाल पूछते हुए कहा, ओके, तो आपने जो कहा उस हिसाब से आपका दिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं था और उसे रात आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे और दोनों के बीच कुछ हुआ भी नहीं था। फिर मोक्ष ने बोलते हुए मानिक सहगल की तरफ तिरछा मुस्कुरा कर देखा। मानिक के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। मोक्ष ने फिर जज साहब से कहा, यहाँ मैं मिस्टर रुद्राक्ष खुराना का स्टेटमेंट सही मानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे रिपोर्टर साहब ने तो पहले भी झूठ बोला था सर। उसने कहा कि दिया ने उसे पैसे दिए थे और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन रुद्राक्ष खुराना और रिया शर्मा का कोई रिश्ता नहीं है। उसे रात मिस्टर खुराना ही दिया के साथ थे और न ही उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ जैसा कि उन्होंने एडिट करके वीडियो में दिखाया था। इससे साफ पता चल रहा है कि रिपोर्टर साहब को ये सब करने के लिए किसी और ने पैसे दिए थे। इन्होंने वीडियो को जिस हिसाब से एडिट किया था उससे भी पता चल रहा है कि ये सब रिया की इमेज डाउन करने के लिए किया गया था। उसकी बात सुनकर मानिक साइकिल बुखा गया। वो अपनी जगह से खड़े होकर बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, उसने मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। आपकी सच को साबित कर देते हैं रिपोर्टर बाबू, मोक्ष ने सिर हिलाकर कहा और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जज के सामने रखते हुए कहा, ये दिया शर्मा के बैंक स्टेटमेंट है। कब उसने कितने पैसे निकलवाए, कब डिजिटली ट्रांसफर किया या फिर एक साथ किसी को देने के लिए अपने एटीएम का यूज करके पैसे निकाले। बोलते हुए मोक्ष कहीं से रिपोर्टर की तरफ पलट कर बोला, चलिए बताइए कि उन्होंने आपको कितने पैसे दिए थे, अभी पता लगा लेते हैं। मानिक सहगल बुरी तरह बौखला गया था। उसके शब्द मानो खत्म हो गए थे और यहीं से उसका झूठा पूरी तरह पकड़ा जा चुका था। जज साहब ने उसे तुरंत पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मोक्ष के सवाल खत्म हो जाने के बाद कावेरी रुद्राक्ष से सवाल पूछने के लिए आई। उसने रुद्राक्ष से कहा, अगर ऐसा ही था तो आप पिछली हियरिंग में कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे थे? एक ऐसी लड़की जिसके साथ आपका नाम उजाला गया, उसी से की छोटी बहन से शादी क्यों की अपने मिस्टर खुराना? कावेरी के सवाल कहीं न कहीं आलिया को ही मुसीबत में डाल रहे थे, क्योंकि कावेरी पूरा सच नहीं जानती थी। रुद्राक्ष ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं बिजी था, इस वजह से नहीं आ पाया। दूसरी बात, प्यार किसी का नाम खंडन या पास देखकर नहीं होता है। मुझे नहीं पता था पहले कि दिया और ईशानी आपस में बहनें हैं। शादी के बाद मुझे सच का पता चला तो मैंने भी ईशानी को सब कुछ सच बता दिया था कि उसे रात वैनिटी में दिया के साथ में ही था। शायद यही वजह है कि आप सबको आज पता है। अजब भाई हैं आप मिस्टर खुराना, अपनी बीवी और उसकी बहन का साथ दे रहे हैं अपनी ही बहन को सजा दिलाने के लिए। सौतेली बहन है ना आपकी आलिया खुराना, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी के चक्कर में ये सब किया जा रहा है? कावेरी ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा, जिस पर रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। रुद्राक्ष ने सार्कास्टिकली जवाब देते हुए कहा, आप मुझ पर सवाल खड़े कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकती है। बाकी मुझे नहीं पता था यहाँ कोर्ट में सच बोलने पर मुझ पर ही सवाल खड़े कर दिए जाएंगे, वरना मैं भी उसे रिपोर्टर की तरह झूठ बोलता और कह देता कि उसे रात वैनिटी वैन में नहीं था। रुद्राक्ष का जवाब वाजिब था। जज ने उसकी बात को सच मानते हुए कहा, मिस दत्त, बेहतर होगा कि आप इस केस को किसी के फैमिली डिस्प्यूट का कारण ना बनाएं। अगर आपको मिस्टर खुराना से इस केस से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो फिर पूछ सकते हैं, वरना इन्हें वापस भेज सकती हैं। कावेरी के पास आगे पूछने के लिए कुछ नहीं था तो उसने रुद्राक्ष को भेज दिया। वो कोर्ट की हियरिंग लगभग 2 घंटे तक चली, जहां आज मोक्ष का पक्ष काफी भारी था। हालांकि पूरी बातें अभी साबित नहीं हो पाई थी और नेक्स्ट हियरिंग देकर कैसे की स्पेलिंग को यहीं पर रोक दिया गया था। आज मोक्ष ने जानबूझकर आलिया का नाम तक नहीं लिया था। वो पुराना फैमिली को थोड़ा बेफिक्र करना चाहता था। आज इसका फोकस रिपोर्टर को झूठा साबित करने पर था और वो उसने कर दिया था। हियरिंग के बाद माया गुस्से में ईशानी के पास आई। उसके साथ आलिया भी थी। माया ने ईशानी से कहा, तुमसे हमें यही उम्मीद थी, तभी हमने कभी तुम्हें हमारे खानदान की बहू नहीं समझा। अरे बहुएं होती है वो अपने खानदान की इज्जत बचा कर देती है, ना कि इस तरह सरेआम कोर्ट में घसीट होती है। ठीक है, पास में कोई गलती हो गई होगी, आंधियों से उसने तुम्हारी बहन को शराब पिला दी होगी, लेकिन उसके अलावा उसका कोई हाथ नहीं था। इतनी सी गलती को तो माफ करके आगे नहीं बढ़ सकती क्या?
माया ईशानी को भला बुरा सुन रही थी। तभी ईशानी ने सख्त अंदाज में कहा, नहीं, मैं उसे किसी भी छोटी गलती को नहीं भूल सकती जिसकी वजह से मेरी बहन की जान गई हो। अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है मैसेज खुराना, तो आप सच को तोड़ मरोड़े भी नहीं। ईशानी ने इतना ही कहा और फिर मोक्ष का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। उसने जिस अंदाज में माया को जवाब दिया था, उसे रुद्री काफी इम्प्रेस हुई थी। सालों पहले उसके साथ भी बहुत अन्याय किया गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिर में उसने टूटकर अपने कदम पीछे ले लिए थे। मोक्ष इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि रुद्री पीछे बैठी हुई थी और ईशानी उसके साथ वाली सीट पर। रुद्री ने ईशानी की तारीफ करते हुए कहा, माया खुराना को बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो उनका घमंड तोड़ सके। अब वो खानदान और बहू होने का बहाना बना रही है, जबकि जब उसे घर में थी तो मुझे ठीक से खाना तक नहीं देती थी। मुझे खुद ही अपने लिए खाना बनाना पड़ता था, या कभी रुद्राक्ष ने मेरे लिए किया होगा, लेकिन उस औरत ने कभी मेरे लिए खाना नहीं भेजा, तो कैसे मान दूं कि मैं उसके घर की बहू हूँ। मुझे तो उसे पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी करना चाहिए। ईशानी ने गुस्से में कहा, पहले ये एक जंग तो जीत लो, आगे का आगे देख लेंगे, मोक्ष ने कहा। फिर उसके आंखों के सामने रुद्राक्ष का चेहरा आ गया था। वो कुछ पर रखकर बोला, भाई ने भले ही कोर्ट में हमारा साथ दिया हो, लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो इस बात से नाराज थे कि हमने ये रिवील किया कि उसे रात वैनिटी वैन में रिया के साथ वो थे। रुद्री ने मोक्ष की बात पर सहमति जताते हुए कहा, मोक्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो तुमसे पक्का गुस्सा होगा। वो कब मुझसे गुस्सा नहीं होते। ईशानी ने गहरी सांस लेकर कहा। उसने आगे कुछ नहीं कहा और रुद्राक्ष के बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर में वो घर पहुंच चुके थे तो वही पुराना फैमिली रुद्राक्ष सहित आलिया के घर पर मौजूद थी। इस वक्त आलिया इतना ज्यादा गुस्से में थी कि उसने घर जाकर सारा सामान तोड़ना शुरू कर दिया था। उसे यही लग रहा था कि रुद्राक्ष की वजह से अब बात उसे पर आने लगी है। अगर यही चलता रहा तो आलिया को जेल होने से कोई नहीं रोक सकता था। खुद के बंधन का ख्याल भी आलिया को तकलीफ दे रहा था। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और तोड़फोड़ मचा रखी थी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्ट की हियरिंग के बाद रुद्राक्ष गाड़ी में था। वो ईशानी के पास जाने के बजाय इस वक्त आलिया के घर की तरफ जा रहा था। रुद्राक्ष बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि ईशानी ने सबके सामने ये रिवील कर दिया था कि उस रात गाड़ी के अंदर ऋशानी के साथ रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष गुस्से में ड्राइव करते हुए खुद से बोला, और किस हद तक जाने वाली हो तुम ईशानी? बिना गलती के तुम मेरी बहन को गुनहगार साबित नहीं कर सकती हो, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें कैसे रोकना है, और मैं अब तुम्हें इससे ज्यादा और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। रुद्राक्ष के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानता था। वो आलिया के घर पर पहुंच चुका था। गाड़ी पार्क करने के बाद रुद्राक्ष सीधे अंदर गया तो वहां दिव्या और माया मौजूद थीं। रुद्राक्ष को देखते ही दिव्या ने गुस्से में कहा, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? तुम्हारी वाइफ ने सरेआम तुम्हारा तमाशा लगा कर रख दिया। अरे उसकी बहन की तो कोई इज्जत नहीं थी, कम से कम अपने पति की तो इज्जत कर लेती, जो उसे ये कहते हुए भी शर्म नहीं आई कि उस रात उसकी बहन के साथ उसका पति था। दिव्या की बात को आगे बढ़ाते हुए माया ने कहा, उस लड़की से किसी भी शर्म और लिहाज की उम्मीद रखना बेकार है दिव्या, पर हमें रुद्राक्ष से ये उम्मीद नहीं थी। ये झूठ बोल सकता था। क्या जरूरत थी सबके सामने ये बताने की कि उस रात ऋशानी के साथ तुम वैनिटी में थे? तुम्हें पता भी है मीडिया वाले इस बात का कितना तमाशा लगाएंगे, और एक बार फिर से तुम्हारी वाइफ की वजह से हमारी फैमिली पर उंगलियां उठेंगी। फैमिली को जाने देते हैं मम्मी जी, हम आलिया की बात करते हैं। जब से कोर्ट से आई है रो रो कर हालत खराब कर रखी है, खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उस ऋशानी की तरह मेरी आलिया भी। बोलते हुए दिव्या रुक गई और जोर जोर से रोने का दिखावा करने लगी। रुद्राक्ष चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। दिव्या के रोते ही उसने धीरे से कहा, आलिया ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे उससे बात करनी है और उससे बात करने जा रहा हूँ मैं। ना आपके इस खानदान की इज्जत को कुछ होगा और ना ही हमारी आलिया को। रुद्राक्ष के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर माया समझ गई थी कि वो किसी प्लान के साथ वहां आया है। माया ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी थी। रुद्राक्ष ने अंदर जाने से पहले अपना मोबाइल निकाला और उसका रिकॉर्डर ऑन करने के बाद वापस मोबाइल को अंदर रख लिया था। रुद्राक्ष ने आलिया के कमरे को खटखटाकर धीरे से कहा, आलिया दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आलिया जो इस वक्त बेड पर उल्टी लेटी हुई आंसू बहा रही थी, उसे सच में अपने फ्यूचर की फिक्र होने लगी थी। एक ही दिन में जहां उसका नाम मिट्टी में मिल गया, उसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर कम हो गए थे,
ऊपर से लोग उसे काफी भला बुरा भी कह रहे थे। जैसे ही आलिया ने रुद्राक्ष की आवाज सुनी, वो उठकर बैठी और उसने बुझी हुई आवाज में कहा, रहने दीजिए, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकालूं, तो तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, रुद्राक्ष ने सख्ती से कहा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर आलिया खड़ी हुई और उसने रुद्राक्ष के लिए दरवाजा खोला। रुद्राक्ष को देखते ही आलिया उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, भाई प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए। रुद्राक्ष ने आलिया को हल्के से सहलाया और फिर उससे अलग हो गया। उसने आलिया का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर ले जाकर आराम से बिठा दिया। रुद्राक्ष उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने आलिया का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, क्या तुम्हें अपने भाई पर यकीन है? खुद से भी ज्यादा यकीन है भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा यकीन है। तभी बिना सोचे समझे आपके लिए मैंने गेट खोला है, वरना मेरा कोई मूड नहीं था किसी से बात करने का, आलिया ने सुबकते हुए कहा। अब वो मोमेंट आ गया था जिसका रुद्राक्ष को इंतजार था। आलिया इतना इमोशनल होकर बात कर रही थी, ऐसे में रुद्राक्ष उससे कुछ भी पूछता तो वो झूठ नहीं बोलती। रुद्राक्ष को यही यकीन था कि आलिया ने कुछ नहीं किया, और तभी वो रिकॉर्डिंग करके ईशानी को प्रूफ करने वाला था। रुद्राक्ष ने आलिया की आंखों में देखकर कहा, अगर यकीन है तो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, मुझे सब कुछ सच सच जानना है। क्या हुआ था उस रात को आलिया? आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। रुद्राक्ष की बात सुनकर आलिया के चेहरे पर हल्के घबराहट के भाव थे। उसने अपना थूक निगला। आलिया कुछ बोलने की हालत में नहीं थी तो रुद्राक्ष ने फिर से उसे सहलाकर कहा, अगर तुम्हें अपने भाई पर यकीन है तो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, फिर ईशानी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। रुद्राक्ष सच में आलिया से बहुत प्यार करता था। उसे यही लगता था कि उसने खुराना फैमिली से आलिया को दूर रखा है, इसीलिए वो उनके जैसी नहीं होगी। शायद यही यकीन था कि रुद्राक्ष उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। यहाँ तक कि आलिया की बात पर उसे इतना यकीन था कि उसने एक बार भी रिशानी की डायरी पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा। बस उसके लिए कुछ मायने रखता था तो आलिया की कही बातें। जैसे ही रुद्राक्ष ने इतने प्यार से पूछा, आलिया जोर जोर से रोने लगी। उसने ना में सिर हिलाकर कहा, मेरा यकीन कीजिए भाई, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था वो सुसाइड कर लेगी। मैंने बस रिपोर्टर को कुछ फोटोज लेने के लिए भेजा था। मुझे पता था वो ड्रिंक नहीं करती थी। मैंने उससे पूछा भी था कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। उसने अपनी मर्जी से ड्रिंक की थी। आई रियली डोंट नो कि उस रात आप उसके साथ थे भाई, वरना मैं कभी रिपोर्टर को उसके पीछे नहीं भेजती। ये सब चीज बॉलीवुड में चलती रहती है, पर रिशानी ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। उसने मेरी वजह से सुसाइड नहीं की थी। मैंने बस, बोलते हुए आलिया रुक गई। तभी रुद्राक्ष बीच में जोर से चिल्लाकर बोला, तुमने बस क्या आलिया? रुद्राक्ष की आवाज से साफ जाहिर था कि इस वक्त वो गुस्से में था। आलिया और जोर से रोने लग गई थी। वो सुबकते हुए बोली, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे इस सिचुएशन से निकाल कर रहेंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, उसने खुद ही सुसाइड किया था। मैंने बस फोटोज क्लिक करवाई थी, रिपोर्टर को पैसे दिए थे और उन्हें वायरल किया था। रुद्राक्ष ने आलिया का हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही आलिया ने सब कुछ बताया, अचानक से रुद्राक्ष ने उसका हाथ छोड़ दिया। रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर इस वक्त उसका दिल अंदर से चूर चूर हुए जा रहा था। कहाँ वो ईशानी को आलिया का सच प्रूफ करने चला था और कहाँ आज उसके सामने आलिया का एक नया ही रूप निकल कर आया था। भाई प्लीज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए, आलिया ने जल्दी से रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर कहा। काफी देर तक रुद्राक्ष कुछ नहीं बोला। अचानक उसने कुछ पल रुककर आलिया की तरफ देखकर सर्द अंदाज में कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? कुछ किया था क्या उसने तुम्हारे साथ? वो अवार्ड मैं डिस्टर्ब करती थी भाई। वो अवार्ड शो बाकी अवार्ड शो से अलग था। वहाँ रियल टैलेंट को अवार्ड दिया जाता है, पर पता नहीं उस दिन रिशानी ने जूरी पर क्या जादू चला दिया। जरूर वो उनके साथ सो कर आई होगी। जैसे उस रात उसने आपके साथ सब करने की कोशिश की, वैसे उसने उनके साथ किया होगा, तभी उसे वो अवार्ड मिला। मैं बस छोटा सा एक प्रैंक करने वाली थी और कुछ नहीं। आलिया बोले जा रही थी, उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि रुद्राक्ष ने उसके गाल पर कसकर तमाचा लगाया। रुद्राक्ष जोर से चिल्लाकर बोला, किसी की इज्जत के साथ खेलना प्रैंक नहीं होता है। आई तुम्हें ये समझ में? आगे से मुझे अपना भाई मत कहना। कितनी कोशिश की थी मैंने तुम्हें इन सब बुराइयों से बचाने की, लेकिन विक्रांत खुराना का खून है ना तुम्हारे अंदर, साफ कैसे हो सकता है? रुद्राक्ष की बातें सुनकर आलिया सकते में आ गई। वो बस हैरानी से उसे देख रही थी। रुद्राक्ष ने आलिया को वहीं पर छोड़ा और वहां से जाने लगा।
तभी आलिया उसके पीछे दौड़ कर आई और उसे रोकते हुए कहा, प्लीज भाई मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, वो सब उसी की गलती थी। आप तो थे ना उस रात, मैंने बस उसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आपके साथ जबरदस्ती क्लोज आना चाहती थी, उसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं था ना, वो ऐसी ही थी। आलिया अपनी सफाई पेश किया जा रही थी, लेकिन रुद्राक्ष पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो वहां से चला गया। बाहर दिव्या और माया खड़ी थीं। उन्होंने भी रुद्राक्ष को रोकने की कोशिश की, पर रुद्राक्ष ने उनकी एक नहीं सुनी। रुद्राक्ष के जाते ही आलिया रोते हुए माया के गले लग गई। दादी, दादी सब गड़बड़ हो गई है, भाई को सब पता चल गया और वो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, आलिया ने घबरा कर कहा। रुद्राक्ष के बाद उसकी आखिरी उम्मीद बस माया से ही बची थी। माया गुस्से में आलिया से अलग हुई और उसे चिल्ला कर कहा, तुम एक नंबर की इमोशनल बेवकूफ हो। रुद्राक्ष ने तुमसे सब कुछ पूछा और तुमने उसे बता दिया। बेवकूफ लड़की, अब वो उस ईशानी का ही साथ देगा। बोलते हुए माया ने सिर पकड़ लिया, तो वहीं आलिया के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। रुद्राक्ष को ईशानी के बारे में बहुत कुछ जानना था। आखिर अब तक उसने हर बार उसे गलत ही तो समझा था। हर बार ईशानी एक अग्नि परीक्षा से गुजरती थी और उसमें पास हो जाने के बाद भी उसे रुद्राक्ष की बेरुखी का ही सामना करना पड़ा था। लेकिन आज रुद्राक्ष के दिल में सच में ईशानी के लिए गिल्ट था। इस वक्त रुद्राक्ष किसी के रोकने से नहीं रुक रहा था। उसकी गाड़ी सीधी अपनी माँ के घर की तरफ बढ़ रही थी। उसे कुछ भी करके ईशानी से बात करनी थी। अभी तो बहुत कुछ आगे आना बाकी है। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं और टाइम से समीक्षा कर दीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और हजारों हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आलिया के सब सच एक्सेप्ट करने के बाद रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। हालांकि उसने ईशानी को बचाने के लिए उससे शादी की थी, पर कहीं न कहीं आलिया को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ईशानी के साथ उसने बहुत कुछ बुरा किया था। रुद्राक्ष को इस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ ईशानी से बात करने के लिए। वो जानता था कि ईशानी इस वक्त मोक्ष के साथ उसके घर पर होगी। बस यही सोचकर आलिया और खुराना फैमिली को छोड़कर रुद्राक्ष रुद्री के घर जा रहा था। रुद्राक्ष काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था, उसकी आंखें नम हो रही थीं। वो धीरे से बोला, पता नहीं किस मुंह से तुम्हें फेस कर पाऊंगा ईशानी। हमेशा तुम पर गुस्सा किया, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, प्यार करते हुए भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। यही चाहता रहा कि तुम पूरी फैमिली के सामने माफी मांगो ताकि तुम्हें अपने पास रख सकूं। कितना सेल्फिश हो गया था मैं। ये भूल गया था कि तुमने कितना कुछ झेला होगा इन सब के चक्कर में। थैंक गॉड मैंने वो डायरी नहीं चलाई, वरना सच में आज मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। बोलते हुए रुद्राक्ष की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। बहुत कम मोमेंट पर उसका ब्रेकडाउन होता था। सिर्फ रुद्राक्ष का दिल ही नहीं रो रहा था। इस वक्त मुंबई में भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि रुद्राक्ष का दर्द ये बादल बखूबी बांट रहे थे। रुद्राक्ष कुछ ही देर में अपनी मॉम के घर के आगे था। उसने जल्दी से गाड़ी पार्क की और दौड़ते हुए बारिश में भीगकर अंदर गया। सामने मोक्ष था। रुद्राक्ष की ऐसी हालात देखकर मोक्ष उसके पास आकर हैरानी से बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? I mean, आप तो कोर्ट में बहुत ज्यादा गुस्से में थे और अब आपकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। रुद्राक्ष का मोक्ष से बात करने का कोई मूड नहीं था। उसने मोक्ष को साइड किया और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे ईशानी से बात करनी है। बेहतर होगा कि तुम अभी मुझसे कुछ मत पूछो। रुद्राक्ष ने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि पीछे से मोक्ष बोला, हाँ, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ईशानी इस वक्त घर पर नहीं है। रुद्राक्ष के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो मोक्ष की तरफ पलटा और हल्के गुस्से में बोला, व्हाट डू यू मीन वो घर पर नहीं है? उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर थी मोक्ष। ईशानी कहाँ चली गई? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो आज उसने जो भी किया उसके बाद खुराना फैमिली का हर एक शख्स उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। रुद्राक्ष की बात सुनकर मोक्ष के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो सिर हिलाकर बोला, चलो आपको समझ तो आया कि खुराना फैमिली के लोग कैसे हैं। खैर छोड़िए, आपके दिल में उसकी इतनी फिक्र है ये देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे बताओ ईशानी कहाँ गई है? बाकी मुझे तुम्हारी स्पीच सुनने का कोई मन नहीं है। रुद्राक्ष जल्दी से उसके पास में आकर बोला। मोक्ष ने जवाब में कहा, ईशानी की सिक्योरिटी की परवाह करना आपका काम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हम जिन लोगों के लिए काम करते हैं वो मुंबई में उसके हर एक मोमेंट को ट्रैक करती है। शी इज सेफ। फिर भी मुझे बताओ वो कहाँ गई है? रुद्राक्ष ने बेचैनी से पूछा।
वो ईशानी से बात करने के लिए इतनी फास्ट ड्राइव करके घर पर आया था, और ईशानी थी जो घर पर भी नहीं थी। वो मॉम के साथ दीपिका आंटी के यहाँ लोनावला गई है। वो लोग आ जाए तो बात कर लीजिएगा, और प्लीज उनके पीछे मत जाइएगा, उन्हें भी थोड़ा स्पेस दीजिए। ईशानी काफी वक्त बाद अपनी फैमिली से मिल रही है, मोक्ष ने जवाब दिया। साथ ही उसने रुद्राक्ष को ईशानी के पीछे जाने से रोक लिया था। रुद्राक्ष ने भी मोक्ष की बात मानना सही समझा। वो काउच पर जाकर आराम से बैठ गया। मोक्ष ने कुछ पल रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर उसके पास बैठते हुए बोला, आप परेशान लग रहे हैं। ईशानी की इतनी परवाह है आपको, तो फिर उसके साथ क्यों नहीं आ जाते? रुद्राक्ष ने मोक्ष की तरफ देखकर कहा, मैं उसके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हें क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है मोक्ष सिंघानिया। चलो, आपने मॉम का साथ तो नहीं दिया, लेकिन अपनी वाइफ के साथ तो है। ये देखकर कुछ तो सुकून महसूस हुआ। मैं ईशानी का दोस्त हूँ, उससे जल नहीं रहा, लेकिन मेरी मॉम के प्यार में क्या कमी रह गई थी भाई, जो आज तक आपका दिल नहीं पसीजा? और आज आप अपने प्यार के लिए इतना बेताब होकर उस फैमिली के अगेंस्ट हो गए, जिसके अगेंस्ट आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बोलते हुए मोक्ष की आवाज भारी होने लगी। वो खुश था कि रुद्राक्ष ईशानी का साथ दे रहा है, पर साथ ही ये भी चुभ रहा था कि रुद्राक्ष ने आखिर रुद्री का साथ क्यों नहीं दिया। कुछ पल रुककर रुद्राक्ष ने बिल्कुल धीमी आवाज में जवाब में कहा, मैंने कहा ना, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, और मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। तुम्हें ये लगता है कि मैंने मॉम को प्रोटेक्ट नहीं किया तो यही सही, बाकी मैं जानता हूँ कि मैंने कितने सैक्रिफाइस किए हैं। आज पहली बार रुद्राक्ष ने किसी के सामने एक्सेप्ट किया होगा कि सच में उसने रुद्री के लिए कितना कुछ सहा था। रुद्राक्ष की बात सुनकर मोक्ष हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक लग्जरियस लाइफ बिताते हुए रुद्राक्ष ने कौन से सैक्रिफाइस कर दिए। सही है, अगर आपने सैक्रिफाइस किया है तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर बंदा ऐसे ही सैक्रिफाइस करे। एक अच्छे आलीशान घर में रहे, स्टडी के लिए अच्छा यूनिवर्सिटी मिला, और फिर एक तैयार किया हुआ बिजनेस। मोक्ष सार्कास्टिक वे में बोला। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ले ली, मानो पहली बार अपने दिल का दर्द बाहर निकालने जा रहा हो। उसने मोक्ष की तरफ देखकर जवाब में कहा, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है मॉम के ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं होते, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है जब मैं हाई स्कूल के लिए बाहर था तब उन्हें परेशान करने के लिए डैड कुछ ना कुछ करते रहते थे। वो इसलिए क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना आता है, मोक्ष ने जवाब में कहा। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष हल्का सा हंसा और फिर बोला, हाँ ये सही है, किस चीज का क्रेडिट ले रहे हो तुम? उन्हें मोक्ष कभी कोई अटैक हुआ है उनके ऊपर, या डैड के भेजे हुए 100 गुंडों ने उनके साथ में बदतमीजी की? इतने सालों में क्या कभी खुराना फैमिली की तरफ से कॉल भी आया? नहीं आया, और ना ही कभी आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं मौजूद हूँ मॉम के ढाल बनने के लिए। उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं दूर रहकर भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ। हाँ, मैंने लग्जरियस लाइफ बिताई है, पर कभी ये सोचा है कि कभी उन्होंने मुझे चैन से आराम करने तक का मौका नहीं दिया। जो स्टडी नॉर्मली 23 या 24 साल की एज में कंप्लीट होती है, वो मैंने 19 साल की उम्र में कंप्लीट करके 20 साल में बिजनेस संभाल लिया था। बैकफुट पर उनके लिए काम किया, 2 साल बाद फ्रंट फुट में आकर खुराना फैमिली को सक्सेसफुल किया। क्या सब कुछ इतना आसान था? रुद्राक्ष की बातों से उसका दर्द झलक रहा था। ईशानी मन ही मन काफी खुश थी। उसने कभी खुशियां नहीं मनाई थी और ना ही कभी चैन से आराम किया था। नींद भी वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता था। आखिर उसे खुराना फैमिली को सक्सेसफुल करना था, ताकि विक्रांत का ध्यान रुद्री से हटकर हमेशा बिजनेस पर लगा रहे। रुद्राक्ष की बातों से मोक्ष समझ गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, तो क्यों सहते रहे अब तक? मॉम भी आपको इतना मिस करती थी, आती क्यों नहीं हो हमारे पास? आ जाता तो क्या होता, तुम्हें उसका आइडिया भी नहीं है। खैर छोड़ो, मॉम से इस बारे में कुछ मत बताना। रुद्राक्ष ने इतना ही कहा। मोक्ष रुद्राक्ष से नफरत नहीं करता था, बस उसके दिल में एक नाराजगी थी, और आज वो नाराजगी पूरी तरह मिट चुकी थी। मोक्ष रुद्राक्ष के पास खिसका और उसे हक किया। शायद बहुत साल बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लगे होंगे। कुछ देर उनके बीच बिल्कुल खामोशी छाई रही, फिर रुद्राक्ष और मोक्ष एक दूसरे से अलग होकर बैठ गए। मोक्ष ने रुद्राक्ष से पूछा, मैंने देखा जब आप यहाँ पर आए थे आप काफी परेशान लग रहे थे, आपकी आईज भी रेड हो रखी हैं, खुराना फैमिली ने कुछ कहा? रुद्राक्ष को हमेशा से एक दोस्त और भाई की जरूरत थी, पर उसे कभी ना तो कोई दोस्त मिला और फैमिली के नाम पर सेल्फिश खुराना परिवार था। आज मोक्ष उसके दोस्त और भाई दोनों का फर्ज निभा रहा था। रुद्राक्ष ने भी इस मौके पर उससे कुछ नहीं छुपाया। वो जवाब में बोला, आलिया ने सच एक्सेप्ट कर लिया है, उसी ने रिशानी के साथ वो सब किया था। उसके हिसाब से वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि वो अपनी जान ले देगी। हाँ, ये सही है,
सबक सिखाने के चक्कर में उसने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया है, उसे तो याद तक नहीं होगा। उसकी इस बेवकूफ़ी के चक्कर में रिशानी की जान गई, सो गई। ईशानी और उसकी माँ ने भी कितना कुछ झेला है, इसका किसी को एहसास तक नहीं है। मोक्ष ने गुस्से में जवाब दिया। आलिया उसे वैसे भी पसंद नहीं थी, ऊपर से सच एक्सेप्ट करने के बाद उसने जो एक्सप्लेन दी थी, उसे सुनकर तो मोक्ष को और भी गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष अभी तक ईशानी को पूरी तरह जानता नहीं था। उसने ईशानी के कुछ ही पहलू देखे थे। कभी अलग अलग लड़कों के साथ क्लब में दिखना, उनके क्लोज आने की कोशिश करना, तो फिर बिना किसी डर के अपनी बहन के लिए आवाज उठाना। इन सब में भी ईशानी का उससे प्यार करना और फिर उसके सामने बच्चों की तरह जिद करके अपनी बात मनवाना। रुद्राक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि ईशानी की लाइफ कैसी रही होगी। रुद्राक्ष ने मोक्ष से पूछा, तुम ईशानी से कैसे मिले? क्या तुम दोनों सीक्रेट एजेंसी से काम करते हुए एक दूसरे से मिले थे या फिर किसी लॉ कॉलेज में? आपको तो सच में कुछ पता नहीं है, मोक्ष ने कड़वाहट से मुस्कुराकर कहा। भाई, किसी के हंसते मुस्कुराते चेहरे पर मत जाइए। इस दुनिया में सबने बहुत कुछ झेला है, खासकर ईशानी ने। आपकी लाडली बहन ने सिर्फ रिशानी के साथ ही गलत नहीं किया, इसके चक्कर में दीपिका आंटी और ईशानी के साथ भी काफी कुछ हुआ है। कोई अपनी मर्जी से इतने खतरनाक प्रोफेशन में नहीं जाता है। रुद्राक्ष हैरानी से मोक्ष की तरफ देखने लगा। उसे अब तक यही लगता था कि वो और ईशानी किसी लॉ कॉलेज में मिले होंगे, जैसे कि अक्सर नॉर्मल मुलाकात रहती है। लेकिन आज उसे कुछ और ही पता चल रहा था। तो फिर तुम दोनों कैसे मिले? रुद्राक्ष ने पूछा। उसकी बात का जवाब देने के बजाय मोक्ष उठ कर गया और कुछ मिनट बाद आया। उसके हाथ में कॉफी मग थे। उसने रुद्राक्ष की तरफ बढ़ाकर कहा, लंबी कहानी है, इसकी जरूरत पड़ेगी। और हाँ, लगता है आप इतने सालों बाद इमोशनल हुए हो, तो अपने इमोशंस को बचा कर रखना। पूरी बात सुनने के बाद ईशानी के पास जाने की जिद मत करना। वो आ जाएगी, तब आराम से बात करना। मोक्ष की बातों से साफ था कि उसके पास बताने को काफी कुछ है। रुद्राक्ष गौर से उसकी बात सुनने के लिए तैयार था। ओके, तो अब तक आपने सबका पहलू जान लिया, लेकिन ईशानी की लाइफ कैसी रही थी उसके बारे में नहीं पता चला, तो अब वो भी पता चल जाएगा। चलिए, अगले पार्ट में पता चलेगा, तो आप पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रुद्राक्ष और मोक्ष एक साथ में बैठे हुए थे। आज काफी वक्त बाद रुद्राक्ष के दिल की बातें बाहर निकली थी। रुद्राक्ष आया तो ईशानी से मिलने के लिए था, लेकिन ईशानी रुद्री के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए गई हुई थी। इस बीच रुद्राक्ष और मोक्ष बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में रुद्राक्ष ने मोक्ष से ईशानी के बारे में पूछा। वो जानना चाहता था कि आखिर मोक्ष ईशानी को कैसे जानता है। मोक्ष ने काफी गंभीर चेहरे के साथ कहा, ये उसी टाइम की बात है जब ईशानी के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। मुश्किल से कोई 1 या 2 महीने बीते होंगे जब किसी केस के सिलसिले में मैं नागपुर गया हुआ था। लगभग 4 साल पहले। रात के लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम था। नागपुर में उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश और रात का वक्त होने की वजह से सड़कें ज्यादातर सुनसान पड़ी थीं। मोक्ष उस वक्त गाड़ी में था। उसे मुंबई के लिए निकलना था, लेकिन बारिश की वजह से वो लेट हो गया और उसे इस वजह से काफी इरिटेशन हो रहा था। मोक्ष कॉल पर बोला, यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते? मुझे खुद एक ऐसी लड़की की तलाश है जो हमारा काम कर सके। हाँ, जानता हूँ पैसे सब कुछ होते हैं, लेकिन पैसों के चक्कर में कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाता है, खासकर लड़कियाँ। मोक्ष कॉल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था, तो वहीं उसे कुछ दूर सड़क पर एक लगभग 18 साल की लड़की दिखी, जो बिना कुछ सोचे समझे बस भागे जा रही थी। बारिश की वजह से उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। उसके पीछे 30-40 साल के आसपास के आदमी दौड़ रहे थे। उन्होंने काफी शराब पी रखी थी। उनमें से एक पीछे से चिल्लाकर बोला, भाग ले, जितना दूर भाग कर जा सकती है, हमसे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। देख तो कितने नखरे कर रही है, इससे अच्छा तो इसकी बहन थी। एक आदमी हल्का हंसते हुए बोला, हमने खुद वीडियो में देखा था। अरे, मैं इस लड़की को अच्छे से जानता हूँ, ये उस हीरोइन की बहन है। बहन तो ऐसे काम खुलेआम करती है। ठीक है, हमारे पास देने के लिए उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फ्री में हम भी कुछ नहीं करने वाले हैं। तेरे चॉकलेट खाने जितने पैसे तो आ ही जाएंगे।
हाँ, पिछले कई दिनों से इस पर नजर थी, बहुत मुश्किल से पकड़ में आई है। अब जब सामने आ गई है तो इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे, तीसरा आदमी बोला। ईशाही की आंखों में आंसू थे, वो दौड़ते हुए रो रही थी। उसने मन ही मन कहा, प्लीज आज बचा लो भगवान जी, आगे से गलती से भी बाहर नहीं निकलूंगी। ऋषु दी के साथ जो भी हुआ उसके बाद से मेरा जीना हराम हो गया है। जब भी बाहर निकलो खुद को बचाना मुश्किल क्यों हो रहा है? मेरी क्या गलती थी या उनकी क्या गलती थी जो हमारे साथ ये हो रहा है? सोचते हुए ईशानी का ध्यान कुछ पल के लिए इधर उधर हो गया और वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई थी। ईशानी के पैरों में जोरदार चोट लगी थी, वो चाहकर भी नहीं उठ पा रही थी। उसने मुड़कर देखा तो वो तीनों आदमी उसके पास पहुंच चुके थे और उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। एक आदमी ईशानी के पास आया और उसके चेहरे पर चिपके हुए बालों को साइड में करते हुए बोला, ये तो मुझे उससे भी अच्छी लग रही है, चल ना चलते हैं, अब अपनी भी एक हिट मूवी निकालेंगे। छोड़ो मुझे, ईशानी ने उसका हाथ झटकाकर कहा। वो उठने की कोशिश कर रही थी, उससे उठा नहीं जा रहा था। तभी उसके पास खड़े आदमी ने उसे कमर से पकड़ा और उठाते हुए कहा, इतनी जिद करने की क्या जरूरत है, कह तो रहे हैं कि हम आराम से बड़े प्यार से तुम्हें लेकर जाएंगे। उसके पकड़ने पर ईशानी बुरी तरह घबरा गई। वो जोर जोर से रोने लगी कि तभी अचानक सामने से मोक्ष की गाड़ी आई। उसकी गाड़ी की फ्रंट लाइट इतनी तेज थी कि ईशानी के पास खड़े आदमी की आंखों में पड़ते ही वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, कौन है बे? एक तो इन लोगों को रात को भी इतनी बारिश में चैन नहीं पड़ता, अब मेरा दिमाग खिसक रहा है। वही गाड़ी चलाते हुए मोक्ष की नजर उन सबकी तरफ गई। वो गुस्से में बोला, व्हाट द हेल इज दिस? ऐसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। सड़क पर इतनी रात में अकेले चल रही लड़की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन्हें बस अपनी हवस मिटाने की सूझती है। मेरा बस चले तो इन लोगों की जान ले लूं मैं। मोक्ष ने जल्दी से अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे लोड करके बाहर आया। उसने बिना सोचे समझे ईशानी के पास खड़े आदमी के पैर पर शूट कर दिया। गोली लगते ही वो आदमी जोर से चिल्लाकर बोला, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले इससे निपटते हैं, बाद में लड़की को देखेंगे। मोक्ष गुस्से में बोला। वो तीनों ईशानी के साथ क्या करने जा रहे थे, ये सोचकर ही मोक्ष अपना आपा खो चुका था। उसने तुरंत दूसरे आदमी के कंधे पर शूट किया तो तीसरे आदमी के पैर पर गोली मारी। उसके एक्शंस काफी क्विक थे और होने ही थे। वो लॉयर होने के साथ में डिफेंस एजेंसी के लिए भी काम करता था। मोक्ष को उन आदमियों से निपटने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और वो जमीन पर घायल गिरे हुए थे। मोक्ष ने तुरंत वक्त पुलिस को कॉल करके बुलाया। ईशानी बस रोए जा रही थी। अगर आज मोक्ष नहीं आता तो न जाने उसके साथ क्या होता। जब वो पुलिस स्टेशन में थे तो ईशानी ने मोक्ष से कहा, आप जो भी हैं मैं आपको नहीं जानती, पर आज सच में आपने मुझे नई जिंदगी दी है। यहाँ से जाने के बाद मैं कभी अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगी। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष ने आंखें छोटी की और उसे डांटते हुए कहा, क्यों नहीं निकलोगी कमरे से बाहर? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ बुरी मानसिकता के लोग ये सब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को घर में कैद कर लोगी। मैंने सुना तुम अपनी कोचिंग क्लासेस से आ रही थी, क्या बनना चाहती हो तुम? मुझे लॉयर बनना था, ईशानी ने नजरें झुकाकर कहा। बनना था नहीं, तुम एक अच्छी लॉयर बनोगी। किसी भी हादसे के चलते अपने सपनों को मत तोड़ना, अपने इरादे मजबूत रखो, खुद को मजबूत करो और इन सब से लड़ो। मोक्ष ने ईशानी को काफी प्यार से समझाया। उसके बाद मोक्ष ईशानी को लेकर पुलिस वाले के पास आया। हैरान तो वो तब रह गया जब पुलिस वाला कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं था। उसने कहा, क्या साहब, आप भी ऐसी लड़कियों के चक्कर में आकर टाइम खोटी कर रहे हो? अरे इसका तो काम ही ये है। पुलिस वाले की बात सुनकर ईशानी ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। वो भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। मोक्ष ने सबसे पहले अपना जैकेट निकाला और ईशानी को पहनाया, क्योंकि बारिश की वजह से उसके कपड़े ट्रांसपेरेंट होकर उसकी बॉडी से चिपक गए थे। मोक्ष ने इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखा और सख्त आवाज में कहा, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन सी लड़की कैसी होती है? एंड वन मोर थिंग, कोई लड़की कैसी भी हो, ये किसी का हक नहीं है कि कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती करे। लगता है आप इसके बारे में जानते नहीं हैं। पूरे नागपुर में इनकी हिस्ट्री से सब वाकिफ है। आप नए लगते हैं यहाँ पर। चलो मैं ही बता देता हूँ। आपने रिशानी शर्मा नाम की एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, ये उसी की छोटी बहन है। अरे इनका तो काम ही है खुद को बेचना। इंस्पेक्टर ने काफी बेशर्मी के साथ कहा, मुंबई में ही रहता था। ऊपर से आलिया का नाम उस केस से जुड़ा हुआ था, तो वो कैसे रिशानी के नाम से अनजान रह सकता था?
उसने एक नज़र ईशानी के मासूम चेहरे की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। बाहर आते ही मोक्ष ने कहा, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा। तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, हम वहीं चलकर बात करते हैं। जब मोक्ष ने अपनी और ईशानी की पहली मुलाकात के बारे में बताया तो रुद्राक्ष की पलकें भीगने लगी थीं। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आलिया की एक बेवकूफ़ी ने रिशानी की तो जान ले ही ली, बल्कि मासूम ईशानी के साथ भी काफी कुछ गलत हुआ था। उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बताने के बाद मोक्ष आगे बोला, उसके बाद मैं दीपिका आंटी से मिला। मैंने उन्हें उनके घर से शिफ्ट किया और उन्हें मुंबई लेकर आ गया। वहां से ईशानी की स्टडी कंटिन्यू करवाई और फिर उसे हमारे साथ काम करने को कहा। ईशानी को डिफेंस आर्ट सिखाए, उसे हर तरीके से तैयार किया। अगर सच में मुझे पता होता कि इन सब के पीछे आलिया का ही हाथ है तो मैं बहुत पहले रिशानी को इंसाफ दिला चुका होता। रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में कहा। हाँ जानता हूँ आप ऐसा कर चुके होते, पर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है भाई। इंसाफ तो आज भी नहीं मिला है और ईशानी को अभी भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। आपने उससे जबरदस्ती शादी करके अच्छा नहीं किया। मोक्ष ने हल्के गुस्से में कहा। कहीं न कहीं रुद्राक्ष ने भी ईशानी के साथ गलत ही किया था। मोक्ष की बात सुनकर रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और फिर उसकी तरफ देखकर भौहें उठाकर कहा, अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो तुम जानते भी नहीं दादी उसके साथ क्या कुछ नहीं कर जाती। वो उसे किडनैप करवाकर उसे बेचने की फिराक में थी। क्या वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? माया खराना है वो मोक्ष, वो सोचती नहीं कर डालती है, ये तुम अच्छे से जानते हो। ईशानी खुराना खानदान की इज्जत बन जाती तो दादी की कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो ईशानी के साथ ऐसा स्टेप ले। ईशानी ने फैमिली से अलग होकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली, ऊपर से उसने केस भी रीओपन कर लिया। मुझे डर लग रहा है कि दादी फिर से कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में ना सोचे। रुद्राक्ष ने काफी केयरिंग वे में कहा। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, बस तभी मैंने उसे अकेले नहीं जाने दिया। मोक्ष ने जवाब दिया। रुद्राक्ष ने मोक्ष से तो कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल में काफी कुछ चल रहा था। भले ही उसने ईशानी को बचाने के लिए उससे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उसने भी ईशानी के साथ कई रूड बिहेव किया था। उनकी पहली रात को उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। गुस्से में ही सही, लेकिन गुनहगार तो वो भी था ईशानी का। रुद्राक्ष जल्दी से वहां से उठा और बेचैन होकर बोला, मुझसे अब और नहीं रुका जा रहा है। जितना उससे दूर रहूंगा मेरे अंदर की तड़प उतनी ही बढ़ती जाएगी। मुझे उससे बात करके माफी मांगनी है। रुक जाइए भाई, इतना बेचैन होने की भी जरूरत नहीं है। मैं एक बार दीपिका आंटी से बात करके पूछ लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो वो वहां से निकल जाएं और आप यहाँ उनके पास जाने को निकालो। मोक्ष ने रुद्राक्ष को शांत करके जैसे तैसे बिठा दिया था। मोक्ष ने दीपिका से बात की तो उन्हें पता चला कि ईशानी और रुद्री अभी वहाँ कुछ घंटे और रुकने वाले हैं। ऐसे में रुद्राक्ष का यहाँ से निकलना तब भी सही नहीं था। उसके पास इंतजार करने का और कोई रास्ता नहीं था, और अब उसके इंतजार का फल उसे कब तक मिलने वाला था वो तो ईशानी ही जानती थी। चलो इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गईं, लेकिन माया खुराना शांत बैठने वालों में से नहीं है। रुद्राक्ष खुराना फैमिली को छोड़कर आया है तो उसका बदला भी ईशानी से ही लिया जाएगा। अब अगले पार्ट में मिलते हैं। पार्ट पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।